बोलते हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों का स्वागत है। ईवीएम वर्सेस बैलेट, ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले का हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। दरअसल कोशिश हो रही है कि इस पूरे बैलेट वर्सेस ईवीएम को किस तरह से जस्टिफाई किया जाए। ईवीएम की लॉबी जो है वो ईवीएम को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन सबूत नहीं दे पाती और जो सवाल उठते हैं उन सवालों के जवाब नहीं दे पाती। बैलेट को लेकर महाराष्ट्र में प्रैक्टिकल होने जा रहा था। चुनाव के बाद बैलेट से वोटिंग होने जा रही थी महाराष्ट्र के एक गांव में। मार्केटवाड़ी शायद वो गांव का नाम है। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं महमूद पराचा साहब, जो ईवीएम और बैलेट पेपर और इन तमाम मुद्दों पर दरअसल संविधान और लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। महमूद साहब, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। हाँ, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए शाकिर साहब। महमूद साहब, प्रैक्टिकली हमें लगा कि देखिए, आप लोग काफी लंबे समय से ईवीएम में क्या झोल है, क्या क्या चीजें हैं जो पकड़ी जा सकती है, उसको लेकर आप लगातार दिल्ली, चंडीगढ़ और देश भर में जा रहे हैं। क्या आपको भी ये एहसास हुआ है कि महाराष्ट्र में जो ये कदम उठा बैलेट से चुनाव कराने का, ये एक क्लिक करेगा मूवमेंट को? क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज हो रही है, प्रैक्टिकल चीज गांव के लोग खुद कर रहे हैं, किसी लीडर के कहने पर नहीं कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईवीएम से कुछ नुकसान हुआ है और उसको प्रैक्टिकल करके वो बताना चाह रहे थे कि बैलेट से क्या नतीजे आ रहे हैं और ईवीएम से क्या आ रहा है, और वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। किस तरह से देखेंगे इसे? देखिए, बुनियादी बात ही यही है। देश की जनता नहीं चाहती कि पेपर बैलेट के अलावा किसी और तरीके से चुनाव हो, क्योंकि देश की जनता हमारे जो लीडर्स हैं अपोजिशन पार्टी के, उससे ज्यादा समझदार है। 5 जनवरी 2024 को ये तो बहुत सारे लोग बहुत दिन से, बहुत सालों से कोशिश कर ही रहे थे, केसेस डाल रहे थे। खोलसे पाटिल साहब ने 2013 में केस डाला। जो देवासायम साहब हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस, ये 2017, 18, 19 से पूरे दुनिया के लोग इकट्ठे करके इन्होंने डिटेल रिपोर्ट बनाई। और इनकी डिमांड तो बहुत सीधी थी कि भाई पेपर बैलेट, तो ये लोग नहीं कह रहे थे उस समय, ये वीवीपैट की जो पर्चियां ये काउंट कराओ। एक प्यारेलाल गर्ग साहब हैं जो डेटा कलेक्शन में सबसे माहिर हैं, वो इलेक्शन कमीशन से ही डेटा कलेक्ट करके दुनिया को दिखा देते हैं किस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ रही। लेकिन 5 जनवरी 2024 से हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के बैनर के तरह सड़कों पे आके एक आंदोलन शुरू किया। हमने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे भी मार्च किया और सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रदर्शन किए, शुरू हो गए। तो हम पे लाठीचार्ज हुई, हमें बार बार जेलों में भेजा गया, लेकिन पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। अब उस आंदोलन की वजह से इतना माहौल हो गया कि जो बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी और अमित शाह जी जो गड़बड़ करने वाले थे ईवीएम से 400 पार करने के लिए, वो प्रेशर की वजह से कि पब्लिक इतनी जागरूक हो चुकी है, वो नहीं कर पाए और उनकी संख्या 240 पे रुक गई। अगर पेपर बैलेट से चुनाव, और ये सब हम तथ्यात्मक हिसाब से बताते हैं, अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते तो बीजेपी की लोकसभा में 50 सीटें भी नहीं आती, लेकिन नहीं हुए। उसके बाद हरियाणा में इतना बड़ा झटका लगा, तब भी ये एक बार फिर गर्म हुआ माहौल, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के कई लीडर दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हमारे साथ प्रोटेस्ट तक में आए सुप्रीम कोर्ट और दूसरी जगह, लेकिन फॉलो अप नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर हमने फिर ये हाईलाइट भी किया कि स्लीपर सेल हर एक बड़ी पार्टी के अंदर आरएसएस और बीजेपी के हैं जो इंटरनल सबोटाज करते हैं और इस ईवीएम के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। ईवीएम से हट जाएं, बाकी कुछ भी कर लें आप, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होता रहेगा, आप कितने प्रोटेस्ट कर लें, कितने आप आंदोलन कर लें, कितनी आप पिटीशन लिख लें, कितनी आप कोर्ट में दरखास्तें लगा लें, मोदी जी को और अमित शाह जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसको जिताना है उसको जिताना है, जिसको हराना है उसको हराना है। 20% वोट वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं ईवीएम के माध्यम से। ये सारी कहानी जब चल रही थी तो हरियाणा के बाद कुछ लोग मेरे पास आए, वहां के कैंडिडेट्स। तो मजेदार बात यह है कि देखिए, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे दे के ही बता रहा हूं कि वो आए तो मैंने उनको बताया कि भाई, हम जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आप इलेक्शन पिटीशन जीतोगे, क्योंकि मैंने खुद रामपुर का चुनाव लड़के और दूसरे तरीके से अलग अलग पिटीशंस डाल के इतने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं वीडियोग्राफी के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, कि कोई भी चुनाव आयोग
ने कानून के हिसाब से कराया है, ऐसा चुनाव आयोग नहीं दिखा सकता किसी भी अदालत में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है यहाँ, कि ये 5 साल के अंदर अंदर ये पिटीशंस कभी डिसाइड नहीं होती और दूसरा चुनाव आ जाता है। तो हमने उसका भी रास्ता निकाला है और उसमें हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा है कि हम जो मैं अब ये कह रहा हूँ बात कि 150 सीटों पे महाराष्ट्र की, ऐसे सबूत तो मेरे पास हैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की मदद के, कि हम वहां के चुनाव 150 महाराष्ट्र की सीटों के रद्द करा सकते हैं, जो सबूत हमने अपने माध्यम से इकट्ठे करने की क्षमता बनाई 150। उसके बाद अगर और कुछ सबूत आएंगे तो उससे भी ज्यादा। अब हरियाणा में भी यही था, हरियाणा में कुछ लोगों ने अप्रोच किया मुझे, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने उन्हें मुझसे दूर करके सिर्फ एक पिटीशन बची मेरे पास। उस एक पिटीशन में कल मैं चंडीगढ़ जाके एक ऑर्डर करा के लाया हूं। क्या पूरा देश जिस चीज की तलाश कर रहा है ना कि 17 फॉर्म 17C दे दो, हमें इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं ना, कल मैं कोर्ट से आदेश करा के आया हूं, फॉर्म 17C और सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज पूरे चुनाव की डायरेक्शन कल इलेक्शन कमीशन को करवा के मैं चंडीगढ़ से आया हूं, भटकल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें, वहां जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, अगर कांग्रेस के इस तरीके के बाकी कैंडिडेट जो हारे हैं वो भी आ जाते तो हम सबकी वीडियोग्राफी इस तरीके से ऑर्डर से ले लेते और ये साबित कर देते कि चुनाव आयोग ने लोगों को आंखों से दिखा के इस प्रकार की गड़बड़ की और कोर्ट में हमारा केस जो है जीतने के चांसेस हो जाते हैं। और 6 महीने के अंदर हमने उसका भी प्रावधान निकाला है कि चुनाव की जो पिटीशंस हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड होनी चाहिए। उसके लिए हम ना सिर्फ अदालत में पिटीशन लगा रहे हैं, लगा दिए, बल्कि उसका अगर आंदोलन होगा तो अदालतें भी देखेंगी कि नहीं ये सीरियस बात है, हमें कानून के हिसाब से 6 महीने में ही डिसाइड करना है। तब हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार नहीं रहेगी और महाराष्ट्र में भी नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने ये धोखाधड़ी से इलेक्शन जीते हैं। ये बुनियादी बात है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज एक बार फिर है स्लीपर सेल्स। कांग्रेस के अंदर खड़गे जी ने 26, हमने 15 तारीख को एआईसीसी के बाहर एक डेलीगेशन भेजा था जिसमें हमने इस नारे के तहत प्रोटेस्ट सा किया था, छोटा प्रोटेस्ट तो नहीं कहूंगा मैं उसे, कि राहुल जी खड़गे जी आगे आओ, ईवीएम को दूर भगाओ, स्लीपर सेल को दूर भगाओ और राहुल गांधी जी सामने आओ। ये मतलब आप आंदोलन लीड कीजिए। तो उसके बाद भी 26 तारीख को जब खड़गे जी ने ये ऐलान कर दिया तालकटोरा से, तब जो उसके बाद वर्किंग कमेटी हुई उसमें भी सीधे ईवीएम की बात का जिक्र ही नहीं है। ये है स्लीपर सेल की ताकत जो कांग्रेस के अंदर मौजूद है। ये है प्रॉब्लम। आज भी 150 सीटों पे, मैं आपके माध्यम से भी ये कह रहा हूं, 150 सीटों पे महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव हो सकते हैं। ये चुनाव रद्द हो और 6 महीने के अंदर हो सकते हैं। महाराष्ट्र में जो नतीजे आए उसके बाद जब एक मोर्चा खुला ईवीएम के खिलाफ, एक प्रोटेस्ट वहां पर एनसीपी के और शरद पवार गुट के और कांग्रेस के नेता पहुंचना शुरू हुए और खुद जो शरद पवार के पोते हैं वो खुद विधायक भी चुने गए, वो मोर्चा खोले हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हुआ है ये बहुत बड़ी गड़बड़ है और इस पर हम एक तरह से संजीदगी से विचार कर रहे हैं प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। महाराष्ट्र पे जो एक चीज और मैं बोल दूं, आपके पहले सवाल का जवाब यही है कि जनता जो है वो छटपटा रही, मतलब उसका सांस घुट रहा है कि हमने वोट इसको दिया, जीत ये गया, जिस नेता को वो बिल्कुल नापसंद करते हैं वही आके एमएलए बन के उनके सर पे बैठ गया। वो छटपटा रहे हैं तो वो रास्ते निकाल रहे हैं। और देखिए अब इसमें किसी का क्या चला जाता, मैं उन सभी लोगों से पूछता हूं, अगर कोई एक मॉक पोल, चुनाव आयोग तो मॉक पोल करने के लिए कहता है ना, हम बार बार मॉक पोल करके दिखाते हैं, मॉक पोल करके दिखा रहे हैं, जनता ने अपना मॉक पोल करना था पेपर बैलेट के थ्रू, तो क्या तूफान आ जाता, वही तूफान कि इनकी चोरी पकड़ी जाती। राजीव कुमार जी देश के सबसे बड़े चोर हैं वोटों के, उनकी चोरी पकड़ी जाती और जनता का एकदम इतनी छटपटाहट है जनता में। और ये कोई नेता नहीं कर रहे हैं, अगर नेता जनता के साथ आ जाए तो जनता राजीव कुमार जी के चुनाव आयोग के सब भ्रष्ट अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करके जेल में भिजवाने का काम कर सकती है। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैं सब क्या ये बैलेंसिंग हो रही है? अगर दो स्टेट के चुनाव, और देखिए एक बहुत पैटर्न नजर आता है कि 5 या 6 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं हो रहे, 2-2 करके राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर हरियाणा हुआ, हरियाणा बीजेपी को मिल गया और कश्मीर चला गया इंडिया गठबंधन के पास। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हुआ, महाराष्ट्र बीजेपी के पास गया और छत्तीसगढ़ चला गया
इंडिया गठबंधन के झारखंड, सॉरी, झारखंड चला गया इंडिया गठबंधन के पास। तो आपके जो अपोजिशन के उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं। वो सवाल उठाएगा तो कहेंगे देखिए झारखंड तो आप जीत गए ना, तो महाराष्ट्र पे सवाल क्यों कर रहे हैं? तो वो यहाँ पर खामोश। आप कश्मीर जीत गए तो आप हरियाणा पे सवाल क्यों कर रहे हैं? तो क्या ये एक पैटर्न है? ईवीएम के साथ मैनिपुलेशन एक तरीका है वोट बढ़ाने का, और दूसरी तरफ उसे जस्टिफाई करने का तरीका ये है कि आप एक दे दीजिए, एक ले लीजिए। ये भी कुछ चल रहा है क्या? एकदम सही, आपने एक एक अहम बात पकड़ ली है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें और आयाम भी हैं। सुप्रीम जी। कोर्ट ने अभी एक जजमेंट डिसमिस करते हुए यही कहा है, अभी लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले डिसमिस किए। मैं साफ तौर पे लोगों को बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। और वो मैं इसलिए कहता हूं कि 46 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं, एक मेरी पिटीशन को छोड़ के अभी तक सब की सब आउटराइट डिसमिस हुई हैं। लेकिन हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दी है कि आप दूसरे हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों में जाके केस करो। तो केस तो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। जैसे संभल के भी केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बोला है, सुप्रीम कोर्ट क्यों आए आप लोग, नीचे जाओ पहले। तो मैं बुनियादी बात आपको ये बता रहा हूं कि ये जो आप बात कह रहे हो ये बिल्कुल सरासर ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, और इसीलिए सिविल सोसाइटी को ये लीड करना है आंदोलन। और उसमें यह है कि सिविल सोसाइटी तो कह रही है कोई जीते कोई हारे। पहले लोग कहते थे वीवीपैट के पर्चियां चुनाव करा, मिलान करा लो। अब तो सारी सिविल सोसाइटी, जब से हम लोगों ने कन्विंस किया है सबको, पेपर बैलेट के पक्ष में, सारा देश पेपर बैलेट के पक्ष में। तो ये आंदोलन तो सिविल सोसाइटी लीड कर रही है, पार्टियों की मतलब ही नहीं है ना इसमें। हम ऑपोजिशन पार्टी से कहते हैं कि तुम आओ और हमारी मदद करो पेपर बैलेट दोबारा लाने में। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, शरद पवार जी, लालू यादव जी, मायावती जी, ये सब तो हमारी मदद कर रहे हैं, देश की जनता की। इससे ज्यादा इनका कोई रोल नहीं है। और झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, दोनों जगह पे भी घपला हुआ है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में बीजेपी की सीटें आनी नहीं थी, इतनी 4-5 सीटें मैक्सिमम आनी थी, ये भी घपले से आई हैं। और जहां जहां देखिए आप, प्यारेलाल गर्ग साहब ने इसलिए डिटेल में आपको डेटाज बताते हैं कि आज 5-6 बजे ये डेटा, उसके बाद एस्केलेट होकर हरियाणा में 7-8% बढ़ गया, महाराष्ट्र में 7-8% बढ़ गया। ये है। और अगर आप देखें झारखंड में कितना बढ़ा है, करीब 1%। जी। आ गई चोरी पकड़ में। अब क्यों? क्योंकि झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन साहब की थी। तो ईवीएम की कई तरीके से गड़बड़ी और हेराफेरी होती है। उसमें एक तरीका जो जिसमें अधिकारियों की ज्यादा जरूरत होती है, अगर वो अधिकारी पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं होते चुनाव आयोग के, तो उसमें परसेंटेज इनको बढ़ाने में, मैनिपुलेशन करने में मुश्किल आती है, और उसका रिजल्ट ये होता है। एक इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। दूसरी ये है कि जो ये रिमोट तरीके से एसएलयू के जरिए भी गड़बड़ी करते हैं, और जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं, वो भी कम हो पाती है। इसलिए ये झारखंड का रिजल्ट है। अदरवाइज अगर पेपर बैलेट से झारखंड में चुनाव होते तो झारखंड में भी बीजेपी की 10 सीटें इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती। ये सच्चाई और हकीकत है। तो अब बात यही आती है कि भाई क्यों आपको चाहिए, क्यों पेपर बैलेट से नाराजगी क्या है इतनी, जबकि कानूनी तरीका आज भी पेपर बैलेट ही है, सेक्शन 59। तो सिविल सोसाइटी ने अब ये का जो चिट्ठी लिखी है, मैं आपके सामने दिखा दूं, कल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लिखी है, उसमें 5-6 पॉइंट्स हैं मेन। उसमें मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको चिट्ठी भी दिखा देता हूं। एक तो बैलेट पेपर को वापस लाना, एक मास एजिटेशन करना, और ईडी को जो सिविल सोसाइटी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो नोटिस दिया था, उस पे एकदम सख्त जवाब उनसे मांगना। वो दे ही नहीं रहे कि ये कांग्रेस पार्टी का जवाब नहीं, जो सिविल सोसाइटी ने जो चिट्ठी लिखी, नोटिस दिया था, उसका जवाब ही नहीं दिया आज तक। और चीफ इलेक्शन कमीशन की इंपीचमेंट, पार्लियामेंट इंपीच कर सकती है ना उन्हें, इंपीचमेंट, क्योंकि वो चोरी करते हुए वोटों की इतनी बार पकड़े जा चुके हैं, रंगे हाथों, हर बार पकड़े जा रहे हैं। और पांचवा पॉइंट है, जो फ्रॉड अब तक हो चुके हैं उनको, जैसा मैंने अभी भी कहा कि 150 सीटों पे महाराष्ट्र में, और 30 करीब सीटों पे हरियाणा में हम लोग कोर्ट के माध्यम से इलेक्शंस जो है सेट असाइड करा सकते हैं, उसमें ताकत लगाना। और सबसे बड़ा पॉइंट, जो छठा पॉइंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर स्लीपर सेल्स है,
उनको रिमूव करना। ये मैं आपको आपके दर्शकों को दिखा दूं, ये चिट्ठी कल लिखी गई है और इसी का हमने ऐलान कल चंडीगढ़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। और ठीक, ये वो अब पूरी चिट्ठी। जी। इसके अलावा एक किताब लिखी गई है, ये देवाशायन साहब ने किताब लिखी है, ठीक। इमरजेंसी और नियो इमरजेंसी। इसमें पूरा ठीक। चैप्टर है कि किस प्रकार से ईवीएम की मशीनों से गड़बड़ हुई है। मैं चाहूंगा आपके दर्शक भी ये किताब मंगा के पढ़ें। इसमें एक तो इमरजेंसी के दौर में क्या था, वहां भी जब इलेक्शन हुए तो वो फ्री एंड फेयर हुए थे। अब जो ये नई तरह की इमरजेंसी है, जो अघोषित इमरजेंसी है, उसमें इलेक्शन ही हाईजैक कर लिए गए। तो ये ज्यादा खतरनाक है। इसके ऊपर हम लोग अब काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम 6 तारीख को महाराष्ट्र जा रहे हैं। वहां के लोगों से भी ठीक। आह्वान करके कि आए सड़कों पे और ईवीएम को मार भगाया जाए, पेपर बैलेट को वापस लाया जाए। महमूद साहब, एक एक चीज ये कही जा रही है, जो एक तर्क होता है अमूमन, कि भाई ईवीएम इसलिए आई थी क्योंकि बैलेट पेपर के दौर में हमने बूथ कैप्चरिंग देखी है और चुनाव को प्रभावित बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाते हैं और तमाम तरह की चीजें उसके काउंटर में दी जाती है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ईवीएम ज्यादा खतरनाक इसलिए हो गई है कि अब सिर्फ एक बूथ कैप्चर नहीं होता, पूरी की पूरे एक मोहल्लों को कैप्चर कर लिया जाता है, जहां पर 10-10, 12-12 बूथ होते हैं। ईवीएम के जरिए पूरे पूरे सेक्टर्स को कैप्चर कर लिया जाता है, एक बूथ कैप्चर नहीं हो रहा है। और एक तरीका और है ना, पोलिंग बूथ तक जाना आसान बनाना चाहिए। चुनाव आयोग कहता है कि ज्यादा वोट दीजिए, घर से ज्यादा निकलिए, तो उस रास्ते को तो आप कम से कम सुगम बनाइए। आप तो हर कदम पर बैरिकेड लगा देते हैं, हर कदम पर आपके सिपाही खड़े हो जाते हैं, हर कदम पर आप ऐसा कर देते हैं कि मानो आगे के बॉर्डर के बाहर कोई जंग चल रही है। तो लोग तो वैसे ही घर से निकलते हुए घबराएंगे कि भाई इतनी बैरिकेड और 4-4 किलोमीटर चल के हम पोलिंग बूथ तक क्यों पहुंचे। तो एक तरीका तो शायद ये भी है ना कि आप पहुंचे ही ना तो चुनाव हो जाए। तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है। इस पर भी क्या आप लोग गौर करेंगे कि आप पोलिंग बूथ तक के रास्ते को सुगम बनाइए ना, आप वहां तक व्हीकल्स को ले जाने की इजाजत दीजिए कम से कम। और आप रास्ते 4 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड कर देंगे तो कौन जाने की हिम्मत करेगा वहां तक। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। मैं थोड़ा जी। आपके सवाल को और क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव में धांधली नहीं होगी या नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। जी। जैसा आपने कहा, उसमें बूथ लूटे जाते हैं। मैं जी। सबसे बुनियादी फर्क बता रहा हूं। और इसमें पूरा का पूरा राज्य लूटा जाता है ईवीएम के माध्यम से। एक ही जगह बैठ के भी लूटा जा सकता है एसएलयू को मैनिपुलेट करने से, और ईवीएम में जो माइक्रो कंट्रोलर्स लगते हैं उनको मैनिपुलेट करने से पूरा का पूरा प्रदेश और देश लूटा जा सकता है। तो कौन सा ज्यादा खतरनाक हुआ? एक बात। दूसरी बात ये कि अगर पेपर बैलेट में कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो पकड़ी जाएगी, जैसे चंडीगढ़ में पकड़ी गई वीडियोस। अगर ठीक। सीसीटीवी कैमरा लगाए, ये जो झूठी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ना कि बूथ लूटे जाते थे, वो कब लूटे जाते थे? 20, 25, 30 साल पहले। ठीक। और अगर बूथ लूटे जा सकते हैं, मतलब पेपर जो बैलेट बॉक्स लूटे जा सकते हैं, तो मशीनें नहीं लूटी जा सकती? मशीनें भी लूटी जा सकती हैं। ठीक। 1000 वोट फिजिकल जो वोट होंगे उनको उठा के भागने में इतना बड़ा है, ये तो इतना छोटा सा ना कंट्रोल यूनिट। तो कोई भी देखिए, इस पे मैं आप अगर एक पूरा एक आधे घंटे का या 45 मिनट का प्रोग्राम करें तो हम चुनाव आयोग को ये मैं आपके सब टेक्निकली आपके दर्शकों को बता दूंगा, लेकिन फिर बात लंबी हो जाएगी। बिल्कुल जी। एग्जैक्टली जी। एक एक चीज। आप ठीक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ना, तो सीसीटीवी कैमरे लगाओ, जो लगाएं। अगर कोई बूथ कैप्चर करने आएगा तो वो पकड़ा जी। जाएगा। मशीनें अगर छीनने आएगा या पेपर बैलेट छीनने आएगा तो वो पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जो मशीनों के अंदर खेल हो रहा है, ये तो सामने रखी है ठीक। मशीन और पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ये है बुनियादी ठीक। वजह। तो इसमें घपला होने के चांस सबसे ज्यादा है। पेपर बैलेट एक ऐसा तरीका है, इसीलिए पूरे दुनिया में अपनाया जा रहा है कि गड़बड़ी इसमें भी हो सकती है, लेकिन सबसे कम गड़बड़ी होने की गुंजाइश जो है इसमें है। उसके बाद फिर जो ये सीसीटीवी कैमराज हैं, वीडियोग्राफी है, ज्यादा सुरक्षा, आप तो सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा हो रही है ना, और इतने सारे फेजेस में चुनाव होता है। जब बूथ लुटते थे तो ठीक इतने है। फेजेस में नहीं होता था चुनाव। तो सुरक्षा व्यवस्था अच्छी करो, नहीं लुटेगी वे पेपर बैलेट। ठीक। सीसीटीवी कैमरा लगाते ही हो आप, उसमें नजर आ जाएगा कोई आएगा छीनने तो। ठीक।
ये बिल्कुल झूठा एक आर्गुमेंट देते हैं। ठीक जल्दी, इससे तो देर हो रही है ना, चुनाव के ठीक है। नतीजे आने में देर हो रही है। चुनाव के नतीजे जल्दी चाहिए या काउंटिंग सिर्फ जल्दी चाहिए? काउंटिंग में ठीक भी अगर ठीक से कोऑर्डिनेट किया जाएगा तो काउंटिंग में भी बराबर का टाइम निकलेगा, अगर चुनाव ठीक से कर। तो इसका कोई, मशीनों का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और ये नुकसान अपने ऊपर लेने की कौन कौन मरा जा रहा है? जिसकी जान इन मशीनों में है। वरना पेपर बैलेट से करा लो भाई। अगर इतने ही ये पॉपुलर लोग हैं, अगर ठीक। शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी से ज्यादा पॉपुलर हो ही गए, अगर शरद पवार जी से ज्यादा अजीत पवार जी पॉपुलर हो गए, जी अगर राहुल गांधी एक तरफ और ये खड़गे जी एक तरफ और मोदी जी उनसे ज्यादा पॉपुलर हो ही गए, तो करा लो ना। एक तरफ तो ठीक। ममता बनर्जी है, एक तरफ अखिलेश यादव है, राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, स्टालिन है, लालू यादव जी हैं। मैं किन किन के नाम गिनवाऊं आपको? और इन सब पे एक अकेले मोदी जी भारी पड़ रहे हैं। मतलब इससे बड़ा कोई धोखा झूठ हो सकता है? तो है, क्योंकि मशीनों से चुनाव हो रहे हैं। ठीक। ये है बात। मैं हूँ सर, जिस तरह से तर्क दिया जाता है कि भाई बहुत तेजी से काम होगा, मशीनें इसलिए आई हैं कि वक्त खराब नहीं। आप देखिए पोलिंग परसेंटेज, फाइनल डाटा 48 घंटे, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप दे रहे हैं और उसमें भी इतना वेरिएशन आ रहा है। तो ऐसी मशीनें क्या काम की हैं? बैलेट पेपर के दौर में हमने देखा था कि वक्त से पहले समय सीमा के भीतर वो डाटा आ जाता था और बता दिया जाता था कि कितना वोट पड़ा है। आप तो 48 घंटे का वक्त ले रहे हैं, 2 दिन 3 दिन का वक्त ले रहे हैं और इतना गैप दे रहे हैं कि लग रहा है कि एक्स्ट्रा कुछ वोट डाल दिए गए। पूरा का पूरा चुनाव पलट जा रहा है उस गैप की वजह से। तो ऐसी मशीनें क्या काम की हैं? बिल्कुल 100% काम किए हैं, लेकिन मोदी जी की और अमित शाह जी की, इसी से तो उनका काम चल रहा है। नहीं तो अब तक बाहर होते सत्ता से, बल्कि अडानी जी के साथ किसी अदालत में या तो यूएस में या कहीं बाहर खड़े होते, अदालतों के बाहर, जहां मुकदमे चलेंगे इनके ऊपर। काम तो 100% इन्हीं से हो रहा है। अब आप खुद ही बता रहे हैं ना, मशीनों को एक जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था ना इसमें, वो ये था जी कि इसमें एक भी वोट की गिनती में फर्क नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो एक तरीके से कैलकुलेटर या कंप्यूटर है। एक एक जी वोट बराबर बराबर गिना जा सकता है। और अब क्या हो रहा है? वोट गिने ही नहीं जा रहे हैं, अब तो परसेंटेज गिनी जा रही है, वो भी डिस्ट्रिक्ट की। ये सिर्फ चोरी के लिए ना, ये सिर्फ चोरी के लिए। वरना परसेंटेज आप किससे निकालते हो? आप संख्या से तो परसेंटेज निकालते हो ना। संख्या बता नहीं रहे, अरे संख्या बताओ ना, जैसे पहले बताते थे कि इतने टोटल नंबर ऑफ वोट्स पड़े। परसेंटेज बाद में बताते रहना जब बताओगे आप, संख्या नहीं बताएंगे। सिर्फ कौन करेगा ये? जो ठगी, जो फ्रॉड करने वाला लोग व्यक्ति होंगे, जो फ्रॉडुलेंट लोग होंगे वो होंगे। और एक भी वोट का फर्क ठीक कैसे आ सकता है परसेंटेज में या काउंटिंग ऑफ वोट्स में? क्योंकि मशीनों की तो सबसे बड़ी बुनियाद यही थी ना, इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती, इसमें एक भी वोट की इधर से उधर काउंटिंग नहीं हो सकती। यही तो सबसे बड़ा इसका एक फायदा बताया जा रहा था, और उसका तो बिल्कुल ही उलट हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि मशीनों को गड़बड़ी, धोखाधड़ी और वोटों की चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए। ठीक। मैं साहब, एक खबर इस बीच आज अभी आई कुछ देर पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि मुकदमों से जजेस या पूरी की पूरी बेंच अपने आप को अलग कर ले रही है। अभी ऑल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी, 20 मिनट सुनवाई चली, उसके बाद जजेस ने कहा कि हम इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं, किसी और बेंच में जाइए। तो क्या ये उसी पैटर्न का हिस्सा है या इसमें कुछ और कानूनी आपको पहलू नजर आ रहे हैं कि जो सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग की नियुक्ति से जुड़ी याचिका से खुद को अलग किया? देखिए थोड़ा सा फर्क है। और जी मैं इस बात का एक तरीके से अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया क्या था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि इसको, और संजीव खन्ना जी उस बेंच में थे, कि जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव होगा, उसकी जो कमेटी होगी चुनाव करने की, उसमें एक रूलिंग पार्टी का मेंबर होगा, एक ऑपोजिशन पार्टी का होगा और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच थी। ठीक। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मुंह दिखाने के लिए होगा कि अगर, लेकिन उसको ऑर्डिनेंस के जरिए मोदी जी ने उस
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को खत्म किया और एक ऑर्डिनेंस के जरिए, जिसको पार्लियामेंट में भी बाद में रख दिया गया, वो ये किया उन्होंने कि 2 मेंबर्स, 3 में से 2 सरकार के होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जी और उसके बाद अमित शाह जी शायद हैं उसमें, और एक जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा वो। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा? आप 1000 बार भी अगर चुनना चाहो तो 2-1 पे हमेशा भारी रहेंगे। तो इस काम को किया था वो केस की। अब उसमें कानून ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट होती है तो उसको खत्म करने के लिए, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकती। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो संजीव खन्ना जी, क्योंकि अब वैसे ये केस वही सुन रहे थे, क्योंकि अब वो खुद चीफ जस्टिस बन गए, तो एक तरीके से ये होता कि वो खुद ही तो बन जाएंगे अगर फैसला एक तरफ आता है तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैं मानता हूँ। उसकी वजह यह है कि अब एक तो ये करना पड़ेगा कि इसका रोस्टर जो बनाए वो नंबर 2 को बनाना पड़ेगा, यानी कि गवाई साहब को इस बेंच को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिस लाइन पे खन्ना साहब ने इसको अपने पास से दूर किया है तो उस लाइन पे तो अब वो उसमें तो बिल्कुल भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, ना वो किसी जज को मार्क कर सकते हैं, किसी बेंच को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को रिक्यूज कर लिया। तो गवाई साहब को एक तो बेंच चूज करनी पड़ेगी। दूसरा, हर जज के पास ये मौका होता है कि वो चीफ जस्टिस बन जाए। हर जज के पास होता है ये मौका सुप्रीम कोर्ट के। तो सुनवाई कहाँ होगी फिर? आज नहीं तो कल। अब सब बनते नहीं है बिकॉज ऑफ सीनियरिटी, लेकिन कानून में कोई बंदिश नहीं है। तो ये फैसला सब पार्टी से पूछ के मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब को खुद ही करना चाहिए था कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो सबकी कंसेंट लेके करना चाहिए, क्योंकि इस लॉगी जाम में। लेकिन अपेरेंटली एक अच्छा कदम है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये तो मैं अपने फेवर में भी फैसला कर सकता हूं और अभी मैं चीफ जस्टिस के पद पे बैठा हूं। तो ये इसका नौयत है। वो केसेस अलग है जिसमें 20 मिनट सुन के जो चेंज किया गया वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे है। हमारा जो ये अमरोहा का केस था ना, उसमें भी ऐसा हुआ है, 2 बेंचेस अपने को रिक्यूज कर चुके। जो अमरोहा में बच्चे को स्कूल में मारा गया था, एक पीटा गया था ना, वो मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, मेरे साथ भी ये परेशानी आ रही है कि सुनवाई करने के बाद भी जज ने उसको रिक्यूज किया। बहुत शुक्रिया महबूब साहब, बोलता हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत